हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो कि क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक है। इसमें हम इसके पहले सॉल्व किए हुए थे कि फेजर डायग्राम कैसे कौन से सर्किट में कैसे कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, उसका साइन वेव क्या बनता है, उन सब के विषय में हम यहाँ पे बातें कर चुके हैं। अब हम इसमें देखने वाले हैं सेकेंड टाइप का, जो कि आपका ये सर्किट है जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध यानी शुद्ध कुंडली L लगी होती है तब। दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस के लिए बना दिया हुआ है, एक क्लास लिया था, आपके इसी चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जब सर्किट में केवल कुंडली लगी होती है तब उसमें धारा में परिवर्तन कैसे होता है, उसका जो धारा का समीकरण है, जो वोल्टेज का समीकरण है, वो किस तरीके से अलग अलग आपके निगमित किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको इस वीडियो को सबसे ज्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि ये रजिस्टिव से बिल्कुल अलग इंडक्टिव टाइप का सर्किट है, यानी कि इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा, जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा, वो क्या कहलाएगा, जो इसका फेजर डायग्राम बनेगा, जो इसका साइन वेव बनेगा, वो कैसे कैसे बनेगा, इन सब के विषय में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को ये क्लास बहुत सावधानी से देखना चाहिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे वोल्टेज का समीकरण जो होता है ये V0 sin ओमेगा t होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, L आपकी स्वप्रेरक कहलाती, मतलब स्वप्रेरण कहलाती है, ठीक है, L। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या काम किया है, L प्रेरण की एक कुंडली यहाँ पे बांध दिया हुआ है, ठीक है, किससे, सप्लाई स्रोत AC से हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज का समीकरण तो आपके पास यही होता है अल्टरनेटिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे चेंज किसको माना जाता है, मतलब चेंज किसको दिखाया जाता है, केवल धारा के समीकरण को ही यहाँ पे चेंज दिखाया जाता है। हालांकि आप वोल्टेज के समीकरण को भी चेंज दिखा सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसके लिए धारा के समीकरण को स्थिर मानना पड़ेगा, तब जाकर के आप वोल्टेज के समीकरण को यहाँ पे चेंज दिखा सकते हैं। तो चूंकि आपके बुक में भी माना गया है कि वोल्टेज के समीकरण को स्थिर मान के धारा के समीकरण को चेंजिंग दिखाया गया है, तो वही हम भी आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज का समीकरण इतना हो गया। एक बात आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो आपकी कुंडली लगाई गई है, जब इसको सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाएगा तब दोस्तों यहाँ पे धारा बहना स्टार्ट होगी, ठीक है, धारा बहना स्टार्ट होगी। अब काम की बात आती है, क्या चीज, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ऐसा होता है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा जो है वो समय के साथ कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं, यानी लगातार ये जो हैं ये परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। अब आपको बात पकड़ना है, अगर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान को परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब दोस्तों जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसी सर्किट में एक धारा भी बहना स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहा जाता है प्रेरित धारा। तो दोस्तों वही थीम हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, जिससे हम यहाँ पे धारा के मान को निकालेंगे, धारा के समीकरण को। तब दोस्तों जब यहाँ पर धारा सप्लाई मतलब वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है तब क्या होता है, धारा के यानी कि परिवर्तन होने से इसमें विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, LdI/dt होता है, ठीक है, LdI/dt होता है। अब आपको ध्यान देना है, ये जो आपका उत्पन्न हुआ है ये अप्लाई वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होता है, ठीक है, किसमें, ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सप्लाई स्रोत है इसका दिशा ऐसे होती है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका ये उत्पन्न होता है इसकी डायरेक्शन उल्टा होती है, मतलब ये इस दिशा में चलता है तो ये वाला जो है इस दिशा में चलता है। तब दोस्तों यहाँ पे जो आपका फाइनली यानी जो यहाँ पे तत्कालिक या परिणामी जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, V0 sin ओमेगा t माइनस
एल डी आई अपान डी टी। ठीक है, जो फाइनली आपका प्राप्त होगा वो इतना प्राप्त होगा, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो योगफल होगा वो संपूर्णतः शून्य हो जाएगा, जो कि ये वाला आपका इस डायरेक्शन में है, ये वाला जो है अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो दोनों को मिलाकर के यहाँ पे जो परिणामी विभव आपका आता है या जो विभवांतर बनता है वो शून्य हो जाता है। तो आपका सबसे बड़ा फैक्ट यही है, इस चीज को हम लेके यहाँ पे चलेंगे। जब चलेंगे दोस्तों तो यहाँ से इसको हम अगर उस साइड में ले जाते हैं तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको उस साइड में ले गए तो एल डी आई अपान डी टी इतना आपका बन के आ जाता है। जहां से कि अगर हम चाहें तो L को इस दिशा में भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम L को नहीं भेजेंगे बल्कि हम यहां से dt को इस दिशा में भेजने वाले हैं। जब हम dt को यहां भेजेंगे, समीकरण को थोड़ा से बदल देते हैं तो ये आपका हम देखते हैं एल डी आई इज इक्वल, इसको हमने यहां पे भेज दिया तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका डी टी। अब दोस्तों आपको पता है कि जब डी आई आ जाता है या डी टी आ जाता है या डी एक्स आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसका इंटीग्रेशन किया जाता है, मतलब समाकलन उसका किया जाता है। तो अब आपको यहाँ पे समाकलन करना है। तो दोस्तों समाकलन यहाँ पे क्यों करना है, काहे लिए हम इन सब को लेकर के चल रहे हैं, ये चीज आप जान लीजिए। वोल्टेज का समीकरण तो हमें प्राप्त हो गया है ना, यहाँ पे धारा का समीकरण हमें प्राप्त नहीं है, तो धारा के समीकरण को निकालना है, इसीलिए हमने इसको लेकर के आगे बढ़ा। जब धारा का समीकरण निकल जाएगा तब हम वहां पे देखेंगे कि धारा का समीकरण वोल्टेज के समीकरण से कुछ डिफरेंस है या सेम है। ठीक है, तो आइए हम निकाल करके आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तब दोस्तों यहाँ पे डी आई है, यहाँ पे डी टी है, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जो आपका वी नॉट है ये कांस्टेंट है, इसको हमने बगल में ले लिया, ये आपका साइन ओमेगा टी, ये आ गया डी टी। अब दोस्तों जब इसका डी आई के पहले कुछ नहीं है, यानी कि एल आपका कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर निकाल लिया है। तो आपको अच्छी तरह से एक बात ये पता होगी, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, समाकलन थोड़ा सा भी पढ़े हैं, तो आप जानते हैं वन का समाकलन जो होता है जिसके सापेक्ष होता है, जैसे कि यक्स के सापेक्ष वन का समाकलन होता है तो यक्स आता है, आई के सापेक्ष होता है तो आई आता है, टी के सापेक्ष होता है तो टी आता है। तब दोस्तों यहाँ पे एल आपका कांस्टेंट है, डी आई के पहले कुछ नहीं है, तो हम एक मान के चलेंगे। जब एक मान के चलेंगे यहाँ पे तो हमारा जो आपका यहाँ एक का जो समाकलन आएगा वो आई आ जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया वी नॉट। अब दोस्तों आपको पता होगा साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है कास माइनस कास ओमेगा टी। ठीक है, यानी साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ओमेगा टी थीटा के इक्वल तो है नहीं, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का फिर से अवकलन होता है, अवकलन होने के बाद जो बचता है उससे भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ओमेगा टी का टी के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो टी का मान 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा, ओमेगा से हम यहाँ पे दे देंगे भाग। ठीक है, तो ये समीकरण हमको यहाँ से निकल के प्राप्त हो गया है। अब आगे हम देखते हैं तो इसका आपको कैसे इजी किया जाएगा उसको आप ध्यान से देखिए। आई को हम यहाँ पे बचा लेते हैं, जब आई को बचाएंगे तो एल से डिवाइड किया जाएगा, तो ये आपका माइनस वी नॉट और ये आपका चला जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ पे ओमेगा एल मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा एल मिल गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसके साथ क्या बचा हुआ है, ओमेगा टी बचा हुआ है। अब दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा खास यहाँ पे ध्यान जो देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ आपका डेरिवेशन से इतना मान प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो वोल्टेज या धारा का समीकरण जो होता है उसमें कास ओमेगा टी होता है कि साइन ओमेगा टी होता है। बहुत ध्यान से आप बात को पकड़िएगा यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी होता है कि कास ओमेगा टी होता है। तो अभी तक हमने जो भी आपको पढ़ाया था उसमें सिर्फ एक चीज दिखाया था कि साइन ओमेगा टी होता है, कास ओमेगा टी बिल्कुल भी नहीं होता है। तब आपको इसके समीकरण को बदल देना है साइन ओमेगा टी में, तो आप यहाँ पे चतुर्थांश का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी।
ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। चूंकि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कास थीटा होता है, तो इसीलिए यहाँ कास थीटा के स्थान पे हम साइन 90 माइनस थीटा लेके चल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे माइनस आपका बचा हुआ है दोस्तों, अगर हम माइनस से इसमें गुणा कर देंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये आपका बना क्या चीज, वी नॉट अपान ओमेगा एल। यहाँ पे दोस्तों ये बनेगा साइन, ये ओमेगा टी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला माइनस में चला जाएगा, इतना बन गया। अब ध्यान दीजिए ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के रूप में आ गया है। अब आपको यहाँ पे पकड़ना क्या है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं वी नॉट अपान ओमेगा एल इज इक्वल आई नॉट। ये दोस्तों इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, आई नॉट के इक्वल हमने मान लिया है। तब ये आपका बनेगा क्या, आई इज इक्वल, इसके स्थान पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई नॉट, ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब दोस्तों इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यही चीज आपका काम का है जो कि डेरिवेशन से इतना प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अगर आपको दिक्कत लगती है तो वीडियो को पॉज करके 2-3 बार इसको देखिए ताकि ये बिल्कुल भी क्लियरफाई हो जाए, एग्जाम में आपको कोई टेंशन कोई दिक्कत इससे उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो अब आपको पकड़ना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका वोल्टेज का समीकरण हो गया, ये आपका धारा का समीकरण हो गया। अब दोस्तों यहीं पे खेला आपका स्टार्ट होता है। आप ध्यान से देखेंगे ये ओमेगा टी मिलता है कला, ठीक है, यहां कला क्या मिलती है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मिलती है। ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मिलती है। मैंने आपको पिछले क्लास में स्पष्ट किया हुआ है कि कौन से सर्किट में कैसा कलांतर पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे उसका कला समंजक आरेख बनाते हैं, कैसे उसका साइन वेव बनाते हैं। तो अगर आपने उसको देखा होगा तो ये चीज स्पष्ट हो गया होगा कि ओमेगा टी की इंडक्टिव सर्किट मतलब कॉइल वाली सर्किट में जो धारा होती है वह वोल्टेज के समान कला में बिल्कुल भी नहीं चलती है। ठीक है, बल्कि चलती कैसी है, वह धारा जो है वह वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी यानी पीछे पीछे चलती है, जिसको लेजिंग भी कहा जाता है या तो आप पश्चगामी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाता है कि ओमेगा टी यहाँ पे है, लेकिन ये आपका ओमेगा टी में पाई बाई 2 कम है, ओमेगा टी में पाई बाई 2 कम है, यानी कि ये पाई बाई 2 के कलांतर से चलती है क्या, धारा। ठीक है, मतलब जब वोल्टेज आपका अधिकतम मान पे पहुंचता है तब धारा आपकी न्यूनतम मान पे पहुंचती है। अब दोस्तों हम इसका बनाएंगे साइन वेव, उसके बाद हम बनाएंगे कला समंजक आरेख। लेकिन एक चीज आप ध्यान से पकड़िएगा जिसको हम आगे लेके अभी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या निकाला था, वी नॉट अपान ओमेगा एल इज इक्वल, हमने आई नॉट को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को भूलिएगा मत। ठीक है, अभी इसको आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का चीज है। इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे आपको साइन वेव कला समंजक बताने के बाद आगे जस्ट इसके विषय में सॉल्व करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम बनाते हैं क्या चीज, हम बनाते हैं साइन वेव। ठीक है दोस्तों, साइन वेव देखिए, साइन वेव बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है आपका, आप वोल्टेज को सिंपली दिखा देंगे। ठीक है, वोल्टेज के साइन वेव को आप सिंपली दिखा देंगे। आपको दिखाना है, देखिए ये क्या है, ये वोल्टेज का शिखर मान हो गया। अब हमको धारा का दिखाना है, धारा का वेव इसमें दिखाना है, कैसे दिखाना है उसी चीज को आप पकड़िएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, मतलब यहाँ पे धारा जो है वह पश्चगामी है, 90 डिग्री ये वोल्टेज से पीछे पीछे चलती है। तो कैसे हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धारा जो है वह वोल्टेज से 90 अंश पीछे पीछे चलती है, यानी कि ये आपका हो गया मूल बिंदु। इससे हमको पीछे पीछे दिखाना है, क्या दिखाना है, जिस समय वोल्टेज आपका अधिकतम मान पे होगा उसी समय धारा आपकी क्या होगी, न्यूनतम मान पे होगी। तो न्यूनतम मान कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, अधिकतम मान कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये,
ठीक है। तो यहां देखिए जिस समय वोल्टेज आपका उच्चतम मान पे है उस समय धारा जो है वो न्यूनतम मान पे है। यहां पे देखेंगे इसका धारा का अधिकतम मान कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो ये आपका हो जाता है आई नॉट। तो दोस्तों ये आपका जो है ये हो जाता है साइन वेव। किसके लिए, जब सर्किट में केवल कॉइल लगी होती है, कॉइल के अलावा कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ होता है। हमने आपको डेरिवेशन भी दिखा दिया, यहां पे हमने साइन वेव दिखा दिया। बचा है आपके पास क्या चीज, कला समंजक आरेख यानी फेजर डायग्राम आपका बचा हुआ है। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम आपको यहां पे ले चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा फेजर डायग्राम आपका कैसे बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जानते हैं आप लोग कि ये आई को दिखाता है, ये बी को दिखाता है। हम यहां से 45 यानी कि हम यहां से ओमेगा टी पे दिखा देते हैं एक वोल्टेज का शिखर मान, ठीक है। ये आपका क्या है, ये वोल्टेज को दिखाता है। हमको धारा का शिखर मान दिखाना है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा आपसे, हमने यहाँ पे कहा कि जो धारा है वह वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है, पीछे पीछे चलती है। तो यहां से हम क्या काम करते हैं, यहां से हम 90 अंश इसको पीछे की दिशा में खींचते हैं जहां से ये है, ठीक है। अब यहां से आप जानते हैं कि ये इतना जो मान होगा दोस्तों ये पाई बाई 2 में है। तो ये क्या दिखाता है, ये आई नॉट को दिखाता है, ये आपका वी नॉट को दिखाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका इसका फेजर डायग्राम, ये होता है आपका साइन वेव, ये होती है इसकी सर्किट्स, ठीक है। ये होता है जो हमने आपको दिखाया था यहाँ पे V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है वोल्टेज का समीकरण और ये होता है धारा का समीकरण। थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर्किट आपके जिस टाइप से मिलेंगे उसी टाइप से हमको यहाँ पे इनका धारा का वोल्टेज का समीकरण हमको दिखाना है, एक समान हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। नहीं तो आप सोचिए कि V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, सब में यही होता है। अरे सवाल आपकी गलत हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। जब रजिस्टिव सर्किट होगा तब आपको वहां पे V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी लगा करके तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आपके पास यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट होगा तब आपको लगाना है V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आप इसको ध्यान में रखेंगे तो जो इससे आने वाले क्वेश्चंस हैं एक भी सवाल आपके पास नहीं छूटने वाली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमने कहा था कि इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके विषय में हम आपको अब बताते हैं कि ये क्या चीज है, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप ध्यान से इस पे फोकस कीजिएगा। वी नॉट अपान ओमेगा एल इज इक्वल आई नॉट हम यहाँ पे मान के चले हुए हैं दोस्तों। अब इसी चीज की तुलना आप करके देखिए ओम के नियम से, यानी कि इसकी तुलना आप करके देखिए किससे, ओम के नियम से। तो दोस्तों यहाँ आप पाएंगे क्या चीज, V यहाँ देखिए V अपान R इज इक्वल आई, ये आपका बना हुआ है। तो दोस्तों अब दोनों को मिला करके आप देखिए V I, दोस्तों यहाँ पे V I I, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जहां पे रेजिस्टेंस होता है वहीं पे है क्या चीज, ओमेगा L, ठीक है, वहीं पे है आपका ओमेगा L। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है, मतलब जो कुंडली वाला परिपथ होता है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं बनता है, यानी इसमें बनने वाली बाधा को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। तब कहा क्या जाता है इसको दोस्तों कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात इसको कहा जाता है। किसको, जब कुंडली लगी होती है, कुंडली में धारा बहती है, तब कुंडली में बहने वाली धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। यहां कहते हैं इसको प्रेरण प्रतिघात, यानी दोस्तों इंडक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कहा जाता है इसको। अब यहां पे देखिए आर के स्थान पे आपका ओमेगा यल है, ठीक है। जो काम यहाँ पे रेजिस्टेंस R का है, सेम वही काम यहाँ पे किसका है, ओमेगा L का है। लेकिन चूंकि ये रजिस्टिव सर्किट नहीं है, इंडक्टिव है, इसलिए यहाँ पे जो बाधा बनेगी इसको कहा जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहां से बनेगा क्या, इसको दिखाया जाता है XL। तो दोस्तों XL इक्वल
XL इक्वल होगा कितना, ओमेगा L। ठीक है, अब आपको एक बात और भी ध्यान देना है, क्या चीज, कि देखिए डीसी जो सर्किट होती है वो डायरेक्ट चलती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आवृत्ति नहीं होती है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती परिपथ होती है दोस्तों वो साइन वेव बना करके चलती है। मतलब एक बार हाफ साइकिल धनात्मक की दिशा में, एक बार हाफ साइकिल ऋणात्मक की दिशा में चलती है, तो इससे क्या बनता है, एक साइकिल बनता है। और आप जानते हैं कि प्रति सेकंड किए गए साइकिलों की संख्या को, मतलब प्रति सेकंड किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो इस हिसाब से इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग सर्किट में आपकी जो धारा बहती है तो उसमें आवृत्ति भी होती है। तो यहां से देखिए क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ होता है, जहां की एफ क्या चीज है, एफ आवृत्ति है। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस बनता है इसमें, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो बनता है वो ओमेगा के स्थान पे 2 पाई एफ एल बनता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जहां से कि आप यहाँ से इसमें बाधा को आसानी से निकाल पाएंगे। आपसे अनेक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, कहा जाता है आपसे कि किसी कुंडली में जिसका प्रेरण, जिसका स्वप्रेरकत्व कुछ दिया हुआ है और उसके बाद कह देता है कि उसमें 50 हर्ट्ज की धारा बहती है, तब उसमें उत्पन्न होने वाली बाधा ज्ञात कीजिए या उसका प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तब आपको यहाँ पे एफ एल का उपयोग मतलब उपयोग मिल जाएगा, जहां से कि आपको ये चीज लगाना पड़ेगा। इसमें से आपको जो प्रेरण प्रतिघात है वो निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों एक बात और भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेरण प्रतिघात और यहाँ पे जो आपका प्रेरण प्रतिघात, जो इसमें फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, किस प्रकार से ये कन्वर्ट होते हैं, किस प्रकार से ये चेंज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक सर्किट, यहाँ से इस तरह से आप एक डायग्राम बनाएंगे, जहाँ पे कि आपको इस साइड में फ्रीक्वेंसी दिखाना है, इस साइड में आपको XL दिखाना है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिखाना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये है आपका XL, ये है आपका रेजिस्टेंस। तो अगर आप हम माने यहाँ पे क्या चीज, L आपका स्थिर हो गया, यहाँ पे जो 2 पाई है ये भी कांस्टेंट हो गया, तब दोस्तों XL प्रोपोर्शनल F बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, श्योर है ये चीज आपका बनेगा। तब क्या होगा, XL प्रोपोर्शनल F, यानी कि जो प्रेरण प्रतिघात है वो किस पे डिपेंड करता है, जो अप्लाई धारा है उसकी आवृत्ति पे डिपेंड करता है। मतलब आवृत्ति बढ़ेगी, XL यानी कि इसका बाधा बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी, बाधा घटेगी। इस बात को आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। अब दोस्तों जानते हैं कि आपके घर में सामान्यतः 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की धारा बहती है, लेकिन इंडस्ट्रियल में जानते हैं कि इससे ज्यादा यानी 60 हर्ट्ज की हो सकती है या इससे भी ज्यादा हर्ट्ज की विद्युत धारा बहती है। तो ये क्या है, ये आवृत्ति ही तो है। आपके घर में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति चलती है, इंडस्ट्रियल में 60 हर्ट्ज या इससे ज्यादा की आवृत्ति चलती है। तब दोस्तों आवृत्ति बढ़ जाने से इंडक्टिव सर्किट में जो बाधा है वो बढ़ेगी, ठीक है। यहां पे इंडक्टिव सर्किट में आवृत्ति बढ़ जाने से बाधा बढ़ेगी। कौन बताता है, जो यहां से समीकरण आपका आया हुआ है यहीं से पता चल जाता है। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं F और XL के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरीके से आपका आता है, ठीक है, जहां पे कि ये दिखाता है कि जब आवृत्ति बढ़ेगी उसी के अनुपात में आपका धारितीय प्रतिघात भी बढ़ेगा, ठीक है। जब आवृत्ति बढ़ेगी तब उसी के अनुपात में आपका प्रतिघात भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है ये किसके लिए है, इंडक्टिव सर्किट के लिए है। किसको कहते हैं इंडक्टिव सर्किट, जिसमें कुंडली लगी होती है जिस परिपथ में, उसी को कहा जाता है इंडक्टिव सर्किट। तो दोस्तों ये चीज को निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डीसी सर्किट में अगर हम कोई कुंडली लगा देते हैं, किसमें, डीसी सर्किट में कोई हम कॉइल लगा देते हैं, कोई कुंडली लगा देते हैं, तो क्या उसमें भी बाधा बनेगी। ध्यान से बात को पकड़िएगा। यहां पे हम क्या काम करते हैं, यहां पे हम डीसी सर्किट लगा देते हैं, किसमें, किसी कॉइल में, ठीक है,
ध्यान से बात को पकड़िएगा। ये क्या चीज है, ये डीसी सर्किट है। डीसी के लिए आप लोगों को पता है बैटरी होती है, ठीक है। डीसी सर्किट में हम कॉइल लगा, मतलब कि हम एक कॉइल को जोड़ देते हैं डीसी सर्किट में, तो क्या इसमें भी बाधा बनेगी? तो आप ध्यान से बात को पकड़िए कि डीसी जो होती है भैया वो डायरेक्ट चलती है, अल्टरनेट नहीं चलती है, तब इसमें आवृत्ति नहीं बनती है। जब इसमें आवृत्ति शून्य हो जाती है तो आप इस समीकरण से ही देख सकते हैं, या यहां से आप देख सकते हैं क्या चीज, एक्स एल इज इक्वल टू पाई, एफ का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, इंटू ये क्या मिला आपका, एल मिला। तो बताइए पहले हमको यहां से कि जो एक्सेल, जो इसकी बाधा है वो क्या हो जाएगी, फाइनली शून्य होगी कि नहीं होगी? यानी कि अगर हम इंडक्टिव सर्किट में डीसी सप्लाई दे देते हैं तो उसमें कोई भी बाधा नहीं बनेगी। जितना डीसी सप्लाई हम देंगे सीधा सीधा उतनी सप्लाई आपकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्लास में आपको बहुत आनंद आया होगा, सब चीजें आपके बिल्कुल समझ में आई होंगी। यदि आपको ऐसे ही क्लासें चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में एग्जाम तक। आपको एग्जाम तक अभी जितने भी मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं, सभी एग्जाम के व्यू से टॉप से टॉप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले आऊंगा और आपको उसका अच्छा से अच्छा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।